नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ ऋषिकेश। वेलकम टू राइट डायरेक्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2022 की महाराष्ट्र लॉ सीईटी की एग्जामिनेशन इस साल अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हुई है। तो दिस एंटायर वीडियो डील्स विद द डिटेल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सीईटी एग्जाम। अ, आप देखिए कि सीईटी एग्जामिनेशन में टोटल 2 टाइप्स की एग्जामिनेशन होती है। एक 5 इयर्स वाला एलएलबी होता है जो कक्षा 12वीं के बाद किया जा सकता है, इंटीग्रेटेड कोर्स। और दूसरा होता है प्योरली एलएलबी कोर्स जो 3 इयर्स तक चलता है और ये ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। तो इस साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुल मिला के 2 एग्जामिनेशंस ये ली है, एमएच लॉ सीईटी और एमएच लॉ सीईटी 5 इयर्स के लिए और एमएच लॉ सीईटी 3 इयर्स के लिए। तो 2 अगस्त को एमएच लॉ सीटी 5 इयर्स की एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई और 3 एंड 4 अगस्त को एमएच लॉ सीटी ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट है एलएलबी के 3 इयर्स वाले बच्चे उनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी। अब इसमें 3 और 4 ये 2 डेट्स इसके लिए दी होती है क्योंकि आप देखना कि ऐसे स्टूडेंट जो 12th स्टैंडर्ड के बाद एग्जामिनेशन देते हैं तो उनकी संख्या कंपैरेटिवली कम होती है। इसके लिए उनकी एग्ज़ाम 1 दिन में कंप्लीट की जा सकती है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो एलएलबी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनकी संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इसके लिए एक ही दिन में इतने सारे कंप्यूटर्स, इतने सॉफ्टवेयर लैब्स अरेंज होना मुश्किल होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि गवर्नमेंट ने इस एग्ज़ामिनेशन को 2 दिन लिया था, 3rd एंड 4th को। अब ऑब्वियसली अगर 2 अलग-अलग दिन एग्ज़ाम्स हो रही है, वो भी 2 अलग-अलग सेशंस में हो रही है, तो इसके जो क्वेश्चन्स हैं वो अलग रहेंगे। तो जनरली गवर्नमेंट का ओवरऑल अप्रोच ऐसा रहता है कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भले अलग हो लेकिन उसकी डिफिकल्टी लेवल और जिस तरीके से जिस अप्रोच में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सिमिलर होता है, मतलब उसका अप्रोच डिफिकल्टी लेवल सिमिलर होता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये एग्जाम मैंने खुद ने अटेम्प्ट की है। मेरा जो पेपर था वो 3rd अगस्त को सुबह मॉर्निंग सेशन में था, तो ये क्वेश्चंस भी उसी लिहाज से बनाए गए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। और शायद जो 4th अगस्त को जिनका एग्जाम हुआ है उनके क्वेश्चन शायद मैच ना हो, लेकिन ओवरऑल ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि इसके आगे जो स्टूडेंट 2023 में सीईटी एग्जामिनेशन देने वाले हैं या प्रोबेबली फिर से इसको रीअपियर करने वाले कुछ स्टूडेंट इस साल दिए हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आया है प्रॉपरली या फिर उनको कम मार्क मिले, उनका एडमिशन नहीं हो पाया तो उनको फिर से सीईटी एग्जाम देनी पड़ेगी। तो ये सभियों के लिए एक आइडिया आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसकी जो आंसर की है वो क्या है। उस पर्पस से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं। तो इसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस किस्म किस्म का था कि इसमें लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के कुल मिला के 30 क्वेश्चंस थे, फिर जीके और करंट अफेयर से 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 30 सवाल और इंग्लिश के सबसे ज्यादा क्वेश्चन से 50 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 ये क्वेश्चंस इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल थे। तो इनका डैशबोर्ड कुछ इस किस्म से रहता है कि ऊपर एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिया रहता है, तो उसको आप इंग्लिश या मराठी में क्लिक करोगे तो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट होंगे। और क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक जो क्वेश्चन है वो प्योरली इंग्लिश के हैं, तो उसमें ट्रांसलेशन का सवाल नहीं पैदा होता। तो दैट इज द रीजन कि वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में थे। इस 3 इयर्स वाली एलएलबी एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स नहीं होता है, तो दैट इज द रीजन कि इसमें टोटल 4 ही अलग-अलग सेक्शंस हैं और ये चारों सेक्शंस में मतलब टाइम जो है वो किसी भी सेक्शन से आप दूसरे सेक्शन में जंप कर सकते हैं। टाइम वाइज ये सेक्शन नहीं है। जैसे लीगल एप्टीट्यूड के आपने 10 सवाल बना लिए, उसके बाद जीके करंट अफेयर में जंप किए, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में, फिर वापस लीगल में, फिर सबसे आखिर में इंग्लिश में। तो आपको जैसे मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। मेरा ये जो एडवाइस होता है स्टूडेंट को वो यही होता है कि जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पहले आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें क्या है कि डायरेक्टली आपको हाँ या ना रहता है, पता रहता है कि इसका सवाल मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसमें टाइम आपका बच जाता है। फिर दूसरा आप लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें भी लगभग क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि स्ट्रेट अवे प्रिसाइजली आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि डायरेक्टली ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर लॉजिकल रीजनिंग को क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगता है और इंग्लिश में भी पढ़ने में टाइम लगता है। तो मेरा जो फ्लो था वो इस किस्म से था, जीके करंट अफेयर सबसे पहले, फिर लीगल एप्टीट्यूड, उसके बाद इंग्लिश और सबसे आखिर में लॉजिकल रीजनिंग। एंड यू मेक श्योर कि आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि 150 मार्क में से अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत चला गया तो उसका नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होता है। तो क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है 0 मार्क और क्वेश्चन गलत जाने का मतलब है 0 मार्क। तो बेहतर ये है कि आप रिस्क उठा के कम से कम इसको अटेम्प्ट करिए।
अगर वो सही गया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत गया तो उसमें नुकसान तो कुछ होने नहीं वाला है। तो ये एग्जामिनेशन का पैटर्न था। अब हम लोग एक्चुअली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस क्या आए थे, उसके सभी ऑप्शंस पूरे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। इनफैक्ट 80-90 क्वेश्चंस ही याद रखना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन समहाउ आई हैव ट्राइड टू गिव इट बेस्ट। तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस कैसे थे। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसको रेसिग्नेशन देते हैं? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेसिग्नेशन, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई होता नहीं है तो अपना रेसिग्नेशन वो वाइस प्रेसिडेंट को ही देता है, तो इट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो इन दिस सिचुएशन वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट जो व्यक्ति है उनको रेसिग्नेशन देता है। फिर दूसरा क्वेश्चन था इद्दत के बारे में। तो इद्दत इज अ कॉन्सेप्ट अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ। तो दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ इंटरवल, 40 दिन का कुछ होता है। इसके दौरान वो जो महिला है वो किसी और व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। तो ये टाइम पीरियड ऑफ इंटरवल होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि ऑफर और उससे रिलेटेड जो बाकी सब ऑफर्स है या जो अलग अलग उसके सेक्शंस है, वो सब चीजें मिला के एग्रीमेंट बनता है क्या? तो हाँ, इसका सवाल है, हाँ एग्रीमेंट बनता है। जैसे अगर मान के चलिए कि कोई घर आप खरीद रहे हैं, उसकी प्राइसिंग है 1 करोड़ रुपीज, और उसके साथ फिर एक पार्किंग का जो स्लॉट है उसकी प्राइस अलग से 5 लाख रुपए है, और आपने अगर एग्रीमेंट साइन कर दिया तो आपको 1 करोड़ 5 लाख इतनी अमाउंट पे करनी है उस घर घर को खरीदने के लिए, जिसके साथ पार्किंग लॉट भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये इस किस्म का क्वेश्चन था। इसके बाद इंडेमनिटी, ये कौन से किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है? तो इसका आंसर है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी बेसिकली एक ऐसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके तहत कोई एक्स वाई जेड पर्सन दूसरे पर्सन को किसी होने वाले नुकसान से या किसी होने वाले ब्लेम से वो फ्री करता है। ठीक है, तो इंडेमनिटी ये एजेंसी में यूज किया जाता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ ठीक से पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इंडेमनिटी मींस। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एजेंसी उन्होंने पूछा था। तो उसमें क्या था कि एक डेफिनेशन लंबा चौड़ा दिया था, और आपको वो क्या है वो टिक करना था। तो उसका आंसर है एजेंसी। तो वही था कि वी हैड टू मेक द करेक्ट ऑप्शन टिक। उसके बाद कौन सी चीज ये एजेंसी क्रिएट करने में नेसेसरी नहीं होती है? तो आप देखिए कि प्रिंसिपल जरूरी होता है, एजेंट जरूरी होता है, थर्ड पार्टी भी जरूरी होती है, लेकिन इसके लिए जो कंसिडरेशन है, मतलब कुछ पैसे की लेन देन है, वो जरूरी नहीं है। तो कंसिडरेशन इज वॉज द करेक्ट आंसर। सेक्युलर, सातवां क्वेश्चन ये था कि सेक्युलर धर्मनिरपेक्षतावाद, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भारत के संविधान में कभी ऐड की गई है? तो दैट वाज एडेड इन द ईयर 1976 बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के नंबर्स दिए थे, जिसमें से ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आंसर है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इट्स अ वेरी फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें से एक आध सवाल तो आ ही जाता है। तो ये आया था। उसके बाद उन्होंने ये पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडॉप्शन डेट है वो कब है? अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि वो लोग लिख देते हैं 26 जनवरी 1950, लेकिन इन रियलिटी वो एक रिपब्लिक डे है। उस दिन से हम लोग रिपब्लिक बने, उस दिन से संविधान से हमारा जो बर्ताव है वो शुरू हुआ। लेकिन एक्चुअली इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट जो हमने किया था वो उसके 2 महीने पहले, मतलब 26 नवंबर 1949 को किया था। दैट इज वन ऑफ द रीजन ये जो पर्टिकुलरली डेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे इस स्वरूप से भी मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें से कौन से टैक्सेस नहीं लेता है? तो अगर आप देखोगे भारत के संविधान का जो 7th शेड्यूल है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। तो उसमें स्टेट लिस्ट में लैंड रेवेन्यू या लैंड रिलेटेड टैक्सेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। दिस इज द रीजन कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदी करते हो तो उसका स्टैंप ड्यूटी जो है वो आपको स्टेट को भरना पड़ता है, ना ही कि सेंटर को। तो बाकी सभी तीनों ऑप्शंस जैसे कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स ये गलत ऑप्शन है। लैंड टैक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है? अब ऐसे टैक्सेस जो कि डायरेक्टली जनता सरकार के पास जमा करती है वो डायरेक्ट टैक्सेस है। और ऐसे टैक्सेस जिसमें जनता ये कुछ ट्रेडर को, व्यापारी को या कोई मिडल पर्सन को वो टैक्स देती है और वो इन टर्न गवर्नमेंट को भरता है, ये सब टैक्सेस इनडायरेक्ट होते हैं। तो सेल्स टैक्स, हालांकि सेल्स टैक्स ज्यादातर स्टेट्स में नहीं बचा है क्योंकि उसको जीएसटी से रिप्लेस किया गया है, बट कुछ कुछ चीजों पे सेल्स टैक्स अगर लगता होगा या जब भी लगता था तो बेसिकली वो एक इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक एग्जाम्पल था। उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये जो वर्ड है ये भारत के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से चीज में डाले गए हैं? तो वो प्रीएम्बल, डीपीएसपी, एफआर और एफडी। तो प्रीएम्बल में डाले गए हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय, प्रोमिसरी नोट कौन देता है? तो बेसिकली आप देखिए कि अगर मैं किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए लोन लूं तो उसके सामने मैं उसको प्रॉमिस देता हूँ ना कि भैया मैं तुम्हें 1 महीने के बाद लौटा दूंगा। तो प्रोमिसरी नोट वो देता है जिसने कर्जा लिया है। तो कर्जा लेने वाले व्यक्ति को हम लोग डेटर कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डेटर था। इसके बाद उन्होंने एक प्रिंसिपल फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछा था कि इसका एक सार मैं आपको समरी बता देता हूँ
कि प्रिंसिपल ये बोलता है कि पीनल लॉज या किसी भी कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विथ एनी मैन और वुमेन इसको क्रिमिनलाइज करते हैं। और फैक्ट ये है कि एक्सवाइजेड नाम का एक पर्सन है, वो हैड कार्नल इंटरकोर्स विद एन एनिमल। अब पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करता है तो वो गिल्टी है क्या? अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो वो गिल्टी होता है एज पर आईपीसी, बट क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल को ही हमें सच मानना है, इसके लिए प्रिंसिपल साफ साफ ये लिखता है कि एनी मैन और वुमेन एंड एनिमल इज नॉट अ मैन और वुमेन। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर है नो। मतलब नॉर्मल बाहर वाले सर्कमस्टांसेस है एज पर आईपीसी, यस ही माइट बी गिल्टी, बट एज पर एज द प्रिंसिपल गिवन ही इज नॉट गिल्टी। 40th में डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप जिसमें शादी के संबंध प्रस्तावित नहीं हो सकते, तो उसमें फुल ब्लड हाफ ब्लड इनमें नहीं हो सकता। एडप्शन में एडप्टेड इसमें हो सकता है, तो एडप्शन ये है, बट ये थोड़ा डिबेटेबल है, इसको पढ़ना पड़ेगा मतलब इन डेप्थ, लेकिन ऑन एन एवरेज मतलब प्राइमा फेशी एडप्शन ही करेक्ट आंसर लग रहा है। 15 क्वेश्चन अगेन प्रिंसिपल और फैक्ट का था। इसमें एक व्यक्ति है मिस्टर तिवारी जो कि जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल गाड़ी चला रहा है, और प्रिंसिपल ये है कि विलफुल रैश ड्राइविंग ये ऑफेंस है, और फैक्ट तिवारी जी जो है वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चला रहे हैं, तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो वही मिस्टर तिवारी भी प्रोसिक्यूटेड, तो इसमें आंसर है जी हाँ प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि फैक्ट में लिखा है कि पुलिस कॉट हिम फॉर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसिक्यूशन होगा। फिर 16 क्वेश्चन था असर्शन और रीजनिंग का। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन्होंने इसमें ये पूछा है कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, एक असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दिया है कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन देयर इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई व्हिच कॉजेस प्राइस राइज। तो लोगों की जेब में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो वो दे स्टार्ट डिमांडिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्राइस राइज होता है। तो ये असर्शन सही है क्या, ट्रू है क्या? हाँ है। फिर रीजन उसके पीछे का ये दिया है कि प्राइस राइज इज कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। तो ये रीजन भी अपने आप में ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, लेकिन ये रीजन उसको असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। बेसिकली ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है, मतलब बहुतों के पास बहुत सारे पैसे हुए हैं, इसके लिए चीजों की डिमांड बढ़ी है, तो उसके प्राइसेस बढ़े। और दूसरा वाला जो है वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। पहला वाला डिमांड साइड है और दूसरा वाला सप्लाई साइड है। तो दोनों अलग अलग इवेंट है, दोनों की वजह से इन्फ्लेशन होता है, बट दोनों एक दूसरे के रीजंस नहीं है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर 17 क्वेश्चन ट्रेसपास और क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में था। इसमें मिस्टर राज करके कोई व्यक्ति है जो किसी घर को ट्रेसपास करता है और वहां से पैसे चोरी करने की कोशिश करता है, बट तिजोरी में पैसे नहीं मिलते हैं, तो ही डिड नॉट फाइंड एनी मनी। तो वेदर राज इज गिल्टी? तो आंसर है यस, ही इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट, मतलब उसने प्रयत्न किया था। अब हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाया, अलग बात है, बट स्टिल इट इज अ क्राइम। जीरो ओवर क्या होता है? तो बेसिकली जीरो ओवर ये वो टाइम पीरियड होता है जो दोपहर के 12 और दोपहर के 1 बजने के बीच का जो टाइम है वो जीरो ओवर माना जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अप टू 12 o'clock अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद फिर आगे का डिस्कशन होने के लिए 1 बजे वगैरह बीच में 1 घंटे का रिसेस रहता है। तो सिंस 1960 से ऐसा हो रहा है कि जो अपोजिशन वाले होते हैं वो 12 बजने के बाद क्वेश्चंस इमीडिएटली पूछते हैं ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है टाइम पीरियड ऑफ रेजिंग मैटर्स ऑफ अटमोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस। 19 क्वेश्चन टर्म प्लेज के बारे में था। तो प्लेज करना मतलब क्या? जैसे अगर अगर मुझे कुछ पैसे चाहिए तो मैंने मोबाइल फोन अपना किसी को गिरवी रख दिया और पैसे ले लिए, तो मोबाइल फोन इज माई सिक्योरिटी। ठीक है, तो समथिंग विच हैज बीन केप्ट एज अ सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज प्लेज। फिर कौन से टाइप्स ऑफ ब्रीचेस है? तो इसमें करेक्ट आंसर है एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच। जैसे से फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई चीज के लिए जैसे लेट अस अज्यूम कि अमेज़न पे मैंने कोई चीज मंगवाई है, उसके लिए मैंने पेमेंट दिया है, एक्स्ट्रा पेमेंट, और मैंने बोला कि 1 दिन में इसकी डिलीवरी करो, बट उन्होंने 10 दिन तक डिलीवरी नहीं की, तो दिस इज एन एक्चुअल ब्रिज। अब मान के चलिए कि गवर्नमेंट को कोई ब्रिज बनाना है और उन्होंने किसी एक्सपायर्ड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और ये ब्रिज बनाना है 6 महीने में। अब पता चला कि 5 महीने हो गए, ये कंपनी ने अभी तक वहां पे ब्रिज किया, उसका कुछ फाउंडेशन भी वहां पे किया नहीं है, या कुछ लेटस अज्यूम कि वहां पे मटेरियल भी लगाया नहीं है। तो ऐसी चीज में दिस इज एन एंटीसिपेटरी ब्रिज, मतलब ये ब्रिज अभी तक पूरा हुआ नहीं है, बट ये मोस्ट लाइकली होने वाला है। तो ये दो टाइप्स की ब्रिजेस होती है, दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर वो इज नॉट अ नेचुरल गार्डियन एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो सबसे पहले तो फादर होता है, उसके बाद मदर, अगर ये दोनों नहीं है तो हस्बैंड, वो भी नहीं है, तो फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट में अलग अलग चीजें दी गई है, बट इसमें अंकल का मेंशन नहीं है। तो अंकल इज द करेक्ट आंसर कि ये नेचुरल गार्डियन नहीं माना जाता है। जुडिशियल रिव्यू कौन से बेसिस पे बेस्ड है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। भारत के संविधान का आर्टिकल 13 ये जुडिशियल रिव्यू की ताकत सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को देता है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये एम्पावर करता है कि जुडिशियल रिव्यू भारत में होगा।
फिर एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन बिकम्स एन एग्रीमेंट, उसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से एन एग्रीमेंट वाज द करेक्ट ऑप्शन। फिर एक और क्वेश्चन था कि इंक्वायरी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस ये थे कि पुलिस इंक्वायरी और जुडिशियल ट्रायल। तो देखिए कि कोई भी जुडिशियरी जब भी ट्रायल करती है तो इट इज नॉट कॉल्ड एन इंक्वायरी, इट इज अ ट्रायल। मतलब क्या कि दोनों पार्टी सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं और दोनों पार्टीज के अपने अपने फेवर में क्या एविडेंसेस है वो चेक करना और उसके बेसिस पे फिर डिसीजन देना, ये किया जाता है बाय जज। लेकिन पुलिस इंक्वायरी में बेसिकली क्या होता है, इंक्वायरी और ट्रायल में फंडामेंटल फर्क ये है कि इंक्वायरी में इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन ये सब चीजें रहती है, ट्रायल में ये नहीं रहता है। ट्रायल में जस्टिस की बात होती है। तो दैट इज द रीजन कि इसका करेक्ट ऑप्शन है एनीथिंग अदर देन जुडिशियल ट्रायल इज एन इंक्वायरी। फिर जो नेशनल कमीशन ऑफ एससीज एंड एसटीज है उसके चेयरपर्सन किसको रिपोर्ट करता है, तो आंसर है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें फैमिली लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, विडोज मदर शेयर इन कोपर्सनरी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू दैट ऑफ द सन और हाफ ऑफ द दैट ऑफ द सन और वन फोर्थ और वन थर्ड। अब आप देखिए कि कोई अगर पीढ़ी साथ प्रॉपर्टी है तो उसमें अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो उसके बाद जो इसकी बीवी है और बच्चे हैं उनके सभी का प्रॉपर्टी का शेयर ये इक्वल होता है। मतलब देर इज नो लॉजिकल रीजन, अगर आपने सक्सेशन एक्ट पढ़ा भी नहीं है बट फिर भी बाय शेयर कॉमन सेंस आप इसका आंसर दे सकते हो कि देर इज नो वैलिड रीजन कि व्हाई शी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी राइट्स ऑन दी प्रॉपर्टी, या वो आधे रहेंगे वन फोर्थ रहेंगे, तो ऐसे कानून नहीं चलता है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर है इक्वल टू दैट ऑफ द सन। फिर किसी भी एग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो रहता है प्रपोजल, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफर। अगर ऑफर ही नहीं रहेगी तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज द प्रपोजल। फिर व्हाट डू यू मीन बाय लियन, लियन और लायन इज कॉल्ड एज चार्ज। बेसिकली किसी चीज को जब भी किसी एक्सवाइजेड पर्सन ने पीक्यूआर पर्सन को कुछ पैसे दिए हैं, लोन दिया है लेट अस अज्यूम, और पीक्यूआर पर्सन की कोई चीज एक्सवाइजेड के कस्टडी में है तो दैट इज कॉल्ड एज चार्ज एंड हैज ही इज इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। जब तक वो पैसे नहीं लौटाता तब तक वो उसको फ्रीज कर सकता है, रख सकता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लियन। फिर प्रिया, अ वुमन एंटर्स इनटू एन अडल्टरस रिलेशन विद मिस्टर एक्स एंड आल्सो वर्क्स एज अ हाउसकीपर ऑफ मिस्टर एक्स। और ये दोनों कामों के लिए मिस्टर एक्स जो है वो उसको रुपीज 500 प्लस 500 ऐसे 1000 रुपीज देते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें ये पूछा गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा वॉइड रहेगा या नहीं रहेगा, क्या रहेगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो मतलब जो अडल्टरस रिलेशन के लिए जो 500 रुपए मिलने का कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑब्वियसली वॉइड है। और दूसरा वाला पार्ट है हाउसकीपर, मतलब घर पे डोमेस्टिक हेल्प जो होती है उसके लिए दिए जाने वाले 500 रुपए, ये वैलिड है। ये ऐसा इसके लिए क्योंकि याद रखना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या किसी भी क्रिमिनल या फिर किसी भी गलत इलीगल चीज के लिए किया जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट को सम्मति नहीं देता। तो अडल्टरस रिलेशनशिप ये बाय लॉ इलीगल है, इसके लिए दैट इज द रीजन कि वो माना जाएगा कि इट विल बी अ वॉइड काइंड ऑफ एग्रीमेंट। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि मैरिज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सैक्रेमेंट अंडर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ और क्रिश्चियन लॉ और दी नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिश्चियन लॉ। तो हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, इसमें मैरिज एक सेरेमनी या आई वुड से कि एक रिलीजियस सेरेमनी मानी जाती है, बट अंडर क्रिश्चियन लॉ इट इज जस्ट अ सेरेमनी, इट हैज नो मतलब सैक्रेमेंट वैल्यू इसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। फिर जीके करंट अफेयर्स की कुल मिला के 40 क्वेश्चन थे। पहला था कि चेयरपर्सन और ड्राफ्टिंग कमेटी, अभी तक जितनी भी लॉ एंट्रेंस की एग्जामिनेशन मैंने दी है अभी तक, इस साल, लास्ट ईयर और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले साल, इसमें ये एक क्वेश्चन आता है जो कॉमन है, सबके लिए आता है, हमेशा आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि कोविशील्ड वैक्सीन कौन बनाता है, तो इसका ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके मालिक अदर पूना वाला बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ही कोविशील्ड बनाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये जो पर्टिकुलरली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये जो पर्टिकुलरली राज्य है, तो इन दोनों के बीच में कौन से रिवर को लेकर डिस्प्यूट है, तो द रिवर नेम इज कृष्णा। ठीक है, इसके लिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी भी सेटअप की गई थी। तो ये काफी फेमस डिस्प्यूट है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर लावणी, ये जो एक डांस फॉर्म है वो कौन से राज्य से आता है, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र से आता है। अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य कौन से स्टेट को उसकी बॉर्डर सेट होती है। अब अगर आप रफली भी रैंडमली भी अगर आपको याद है कि कौन से राज्य को वो होता रहेगा, तो आप देखना कि नागालैंड इज दी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, मतलब अरुणाचल भी है ईस्ट में और नागालैंड भी ईस्टर्न मोस्ट है, उसके बाद म्यांमार शुरू होता है। तो नागालैंड शुड बी दी ओनली स्टेट। लेकिन फिर भी मैं ये हमेशा ही मानता हूँ या एडवाइस करता हूँ कि जब भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, तो उस टाइम पे आपके हाथ में
एक ज्योग्राफी मैप होना, ज्योग्राफी की मैप का बुक होना चाहिए। ये इसके लिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्जाम में। फिर मलेशिया का करेंसी कौन सा है? तो ये रिंगिट नाम का करेंसी है मलेशिया का। तो ये पूछा गया था। फिर रिसेंटली आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था। तो इसका तालिबान ने टेक ओवर करने के बाद वहाँ के जो लोग हैं, इंडियंस है या फॉरेनर्स है, उनको बचाने के लिए जो अलग अलग देशों ने बचत कार्य किया, आउट ऑफ विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो एट द फोरफ्रंट। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन ऑपरेशन देवी शक्ति। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्लैनेट ये सबसे क्लोजेस्ट है सन से? तो द आंसर इज मर्क्यूरी। आप देखना मर्क्यूरी, ये इसका कोई कोड भी है, स्कूल में शायद पढ़ाया होगा आपको। तो मर्क्यूरी पे जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज वेरी एक्सट्रीम। मतलब अगर आप गूगल करोगे तो एवरेज टेम्परेचर ये 400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे वाटर बॉईल होता है तो आदमी भी बॉईल हो जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो क्योंकि वो सन से क्लोज है इसके लिए इतना ज्यादा टेम्परेचर है। उसमें ऑप्शन अर्थ भी थे, मार्स भी थे। बट लॉजिक से आप बोल सकते हो कि अर्थ पे हम लोग रहते हैं, अगर इतना हॉट रहेगा तो हम लोग रह नहीं पाते। और मार्स के ऊपर भी बहुत सारे मिशन जाते हैं नासा के, इनफैक्ट भारत का भी मार्स ऑर्बिटर मिशन है। तो ये जो ऐसे प्लैनेट है जिसको हम लोग रह सकते हैं या वहां पे अपना यान वगैरह भेज सकते हैं, तो जनरली उनके जो टेम्परेचर है वो मैनेजेबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज मर्क्यूरी। फिर राज्यसभा के मेंबर कितने साल में रिटायर होता है? करेक्ट आंसर इज 6 ईयर्स। लोकसभा के 5 साल, राज्यसभा के 6 साल। भारत का नेशनल बर्ड कौन सा है? द इंडियन पिकॉक। इनमें से कौन से कोविड 19 के वैक्सीन नहीं है? अब उसमें चार ऑप्शन दिए थे, कोविशील्ड, उसके बाद मेरे ख्याल से जॉनसन जॉनसन एंड जॉनसन का एक दिया था, और एक दो थे, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल ऑल द नेम। बट कोवी फाइटर नाम का एक वैक्सीन था जो मैंने कभी नहीं सुना है कि ऐसा कोई वैक्सीन होता है, तो यही करेक्ट आंसर है, कोवी फाइटर। ओके। उसके बाद हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है। सेस्क्विनसेंटेनियल, ये कितने सालों को डिनोट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 150 ईयर्स। सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, और ये जो वर्ड है उसका मीनिंग है 150 ईयर्स। उसके बाद व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन? द आंसर इज फैथोमीटर। एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे था? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि एशिया के बाद मतलब बीएसई के बाद जापान या चाइना में भी स्टॉक एक्सचेंजेस बने, बट जो पहला एक्सचेंज था वो बीएसई है जो मुंबई में है। नेम ऑफ द डॉग हु फर्स्ट ट्रैवल टू अर्थ? लाइका है, ये रशियन डॉग था, आई थिंक इट वाज अ लेडी डॉग और फीमेल डॉग। और इसमें बेसिकली सिनारियो ऐसा था कि इसका रिसेंटली एक स्टैचू बनाया गया है रशिया में, क्योंकि जाहिर सी बात है, पहली बार अगर स्पेस में जाना है तो अगर किसी आदमी को आप भेजोगे, ह्यूमंस को, वहां पे कैसी कंडीशंस होगी ये नहीं पता। तो अगर किसी लाइव जानवर को आप भेजते हो और अगर वो वापस आ जाता है ठीक ठाक, तो फिर शायद आदमी भी आ सकता है। तो इस एजम्पशन के साथ ये लाइका नाम का जो डॉग है इसको भेजा गया था, एंड फॉर्चुनेटली इट केम बैक अलाइव। और उसके बाद उसी के याद में एक स्टैचू भी बनाया गया है। तो ये काफी फेमस था, तो लाइका इज द करेक्ट आंसर। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वैसे तो टेक्निकली स्पीकिंग इटली में सबसे ज्यादा है, अराउंड 53। बट इटली ऑप्शन में नहीं था, तो दैट इज द रीजन चाइना ये ऑप्शन में था, इजिप्ट भी था। तो चाइना इज द करेक्ट आंसर। फिर नासा का टेलीस्कोप का नाम क्या है? चार में से हबल वाज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कौन सा है? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। So these were the questions which were asked. Just hold on. Yes. नाउ कॉलीवुड का मतलब क्या है? इट इज अ तमिल लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री। कॉलीवुड जैसे बॉलीवुड है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड है अमेरिकन, तो वैसे कॉलीवुड क्या है? तो कॉलीवुड डील्स विद द तमिलियन लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री। एचबी की जो पेंसिल्स आती थी हम लोग स्कूल में यूज करते थे, तो उसमें से बी का मतलब क्या है? तो बी का मतलब होता है ब्लैक। एच मीन्स हार्ड और बी मतलब ब्लैक। ये क्वेश्चन था। फिर मराठा और केसरी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किए हैं? ऑब्वियस आंसर इज लोकमान्य तिलक। हाईएस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो देर वॉज सम कंफ्यूजन इवन इन माई माइंड बिटवीन महाराष्ट्र एंड यूपी, बट द करेक्ट आंसर वॉज यूपी। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा शुगर केन को प्रोड्यूस करता है। फिर 2021 में कौन से साइक्लोन्स आए थे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में? तो द नेम वॉज तौकती एंड यास। अगर आपने न्यूज थोड़ा बहुत फॉलो किया रहेगा तो तौकती ये नाम काफी फेमस था उस टाइम पे। तो इवन बाय फॉलोइंग सम न्यूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू विल बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ही आसान सवाल एक पूछा था कि आफ्टर विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस इन अफगानिस्तान किसने कंट्रोल को टेक ओवर किया है वहां पे? तो आंसर इज तालिबान।
फिर ऑड वन आउट में ये पूछा था कि याहू, बिंज, अडोब और यांडेक्स में कौन सा चीज ऑड मैन आउट है। तो उसमें से याहू, बिंज और यांडेक्स ये तीनों सर्च इंजिन है। जैसे गूगल है वैसे ये तीनों भी सर्च इंजिन है। अडोब ये सर्च इंजिन है, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है। यांडेक्स ये सर्च इंजिन रशिया का है और एडोब इज अ सॉफ्टवेयर, तो वो एक ऑड मैन आउट था। रामसर कन्वेंशन ये किस चीज को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है, तो ये वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है। फिर भारत में 28 क्वेश्चन है, लीगल एजुकेशन इज रेगुलेटेड बाय, इट इज रेगुलेटेड बाय बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, तो द नेम इज अवतार सिंह चीमा एंड दिस जेंटलमैन क्लाइम द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट इंडिया मतलब ये फर्स्ट इंडियन है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20। तो ग्रुप ऑफ 20 एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है जो कि 20 इमर्जिंग सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज का ग्रुप है। तो जिसमें से आप देखना अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये साइज वाइज बहुत बड़े देश है जोग्राफिकली स्पीकिंग या फाइनेंशियली स्पीकिंग। ऑस्ट्रिया इज अ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल कंट्री, बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इट इज कंपेरेटिवली स्मॉल वन। तो ऑस्ट्रेलिया शुड बी द आंसर और वही आंसर करेक्ट निकला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर। अब ये कभी मैंने सुना नहीं था, तो मैंने इसको तुक्केबाजी किया था इस आंसर को, जो एक्चुअली गलत चला गया, बट इसका करेक्ट आंसर है गूगोल। डेसिलियन, गूगोल, नैनिलियन और सेप्टिलियन। तो इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेसिकली गूगल कंपनी जिन दो लोगों ने स्टार्ट की, अ, तो उन उन उन्होंने ये गूगल ये नाम जो है वो इसके लिए चूज किया था कि ये सबसे बड़ा नंबर है। मतलब वन के ऊपर 100 बार जीरो आप लगाओगे तो वन गूगल बनता है। ठीक है। बट समहाउ दे कमिटेड अ मिस्टेक व्हाइल डीलिंग विद इट्स स्पेलिंग, तो वो गूगल हो गया। ठीक है। और उसके बाद वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई। खैर, तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आईआईटी। तो आईआईटी पलक्कड़, भिलाई, जमशेदपुर और गांधीनगर ये ऑप्शन है। इसमें से जमशेदपुर इज द करेक्ट आंसर। भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, माफ करना यहाँ पे 2022 हो गया है, इन रियलिटी वो 2020 के ही ओलंपिक्स है। और ये 2021 में लिए गए थे, मतलब इसको कंडक्ट किया गया था। तो इसमें कितने मेडल्स जीते गए हैं भारत ने, तो 7 मेडल है अभी तक। 35 है, बट 7 मेडल्स है। इसके बाद फर्स्ट इंडियन लेडी आईपीएस ऑफिसर कौन थी, तो शी इज किरण बेदी। किरण बेदी वॉज द फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर। फिर बेरी बेरी डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है, तो द नेम वाज दिस जेंटलमैन वाज चार्ल्स बाबेज। एंथोफोबिया क्या है, तो एंथोफोबिया इज नथिंग बट अ फियर ऑफ फ्लावर्स और प्लांट्स। जिनको फ्लावर्स या प्लांट्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज एंथोफोबिया। फिर एक क्वेश्चन था, सुदर्शन साहू वन विच अवार्ड। तो उन्होंने जो अवार्ड जीता है वो पद्म विभूषण जीता है। तो एक्चुअली इसमें 40 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो 38 क्वेश्चन की लिस्ट मैंने बनाई है। फिर लॉजिकल रीजनिंग में देखिए, बिट बाय बिट क्वेश्चन सभी लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग रहता है और उसमें डेटा वगैरह भी रहता है। यूनिक मतलब उसमें कुछ यूनिक कैरेक्टर्स ऐसे नहीं रहता है, रीजनिंग चेक किया जाता है। तो उसको मैंने टॉपिक्स में डाला है कि कौन से टॉपिक्स के अंडर आया था। तो इसमें क्लॉक्स ये टॉपिक पूछा गया है, कैलेंडर, ब्लड रिलेशंस, फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मतलब XYZ पर्सन नॉर्थ में जा रहा है, फिर वहां से 10 किलोमीटर चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। एनोलॉजी के क्वेश्चन आए थे, सिलॉजिज्म के ऊपर 3 to 4 क्वेश्चन थे। देन ऑड वन आउट, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे। कुछ फिगर्स उन्होंने दिए थे, सीक्वेंस में उसको अरेंज करना था, और जो सिक्वेंशियली जो बीच वाला फिगर है, मतलब 1 2 दिया है, थर्ड ढूंढना है, फोर्थ दिया है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे। कोडिंग डिकोडिंग वाज देयर एंड नंबर सीरीज वाज देयर। सो दीज वर द 10 टॉपिक्स फ्रॉम व्हिच देयर वर रफली अराउंड 30 क्वेश्चंस विच वर फ्रेम्ड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस इंग्लिश से आए थे। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। जो लोग मतलब ये वीडियो अगले साल की एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हैं, तो ये उसके ऊपर करीब करीब उन्होंने 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। देन एडियम्स और उसके फ्रेजेस क्या है, उसका मतलब क्या, इसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे। देन वोकेबलरी का मीनिंग पूछा गया था, कोई वर्ड देंगे और एक ऐसा ऑप्शन आपको मार्क करना है जो क्लोजेस्ट उसको मीट हो, तो दैट इज कॉल्ड एज वोकेबलरी मीनिंग। देन वी हैड टू सर्च सम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, उसके भी क्वेश्चन थे। सेंटेंस करेक्शन थे, इसके लिए आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक से ए एंड द एक्सेट्रा, ये सब चीजें डालना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉइस, तो इसमें पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करो, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करो, वगैरह वगैरह। और फिर इसमें कुछ एनोलॉजिकल क्वेश्चन आए थे, जैसे कोडिसिल होता है जो विल को ऐड किया जा सकता है या विल का हिस्सा होता है, वैसे ही एनेक्सेचर किसको ऐड किया जाता है, तो 4 में से बुक वॉज द करेक्ट ऑप्शन। तो इंग्लिश के कुछ ऐसे 50 और क्वेश्चन थे।
अब सवाल ये उठता है कि एग्जाम तो हो गई, अब उसके आगे क्या? अब सबसे पहली चीज ये है कि यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। टेंटेटिवली जो रिजल्ट्स हैं ये 20-25 दिन के बाद आएंगे। अब इसमें देखिए कि इस साल सर्वर में बहुत सारे इश्यूज थे, इसके लिए जो 5 इयर्स की लॉ और 3 इयर्स की लॉ सीटी की एग्जाम है, जो ऐसे कुछ स्टूडेंट है जो उनके शेड्यूल टाइम पे दे नहीं पाए, उनका एग्जामिनेशन रीशेड्यूल होने वाला है, एंड वो रीशेड्यूल होने के बाद फिर सबके रिजल्ट साथ में लगेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, तो दिस इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 25 to 20 days। अब पहला तो चीज ये है कि आपका 150 में से क्वेश्चन, आपका 150 में से कितना स्कोर आ रहा है, ये जरूरी है समझना। और वो होने के बाद फिर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में, विच इज ऑल्सो नोन एज कैप राउंड। सीएपी इज सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। अब कैप के कुल मिला के 3 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, 2, 3। हर राउंड में, पहले राउंड में हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और उसके बाद कॉलेजेस का प्रेफरेंस देना है। फिर अगर उस समय कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करनी है, अगर जो चाहिए वो कॉलेज नहीं मिलता तो वहाँ पे आप होल्ड करके सेकंड राउंड के लिए वेट कर सकते हैं, एंड देन थर्ड के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से ये राउंड चलते हैं। ये राउंड्स के लिए भी तकरीबन 20-21 दिन लगते हैं। तो उसके बाद फिर आपका एडमिशन होगा। अभी फिलहाल आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, जैसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फिर आधार कार्ड और बाकी कास्ट सर्टिफिकेट, सीवीसी वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करना है। उसके बाद कैप राउंड के लिए हम लोग आपको गाइड करेंगे। वी आर रनिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप, तो और यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग एक चैनल, इसी चैनल पे वीडियोज डालेंगे। तो वी विल बी गाइडिंग यू थ्रू द एंटायर कैप राउंड, जिसमें कॉलेजेस के कट ऑफ, कौन से कॉलेज को आपने अप्लाई करना है, ये सब जानकारी हम लोग देंगे। So till the time, you kindly please like the video and subscribe this particular channel, and please wait for the next video. I hope you like the session. Thank you very much.